नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। बागेश्वर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बागेश्वर के विधायक और धामी सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कार्यक्रम के मुताबिक 10 से 17 अगस्त के बीच नामांकन होगा। 21 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 5 सितंबर को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के साथ यूकेडी भी चुनावी रण में उतरने की तैयारी में जुटी हुई है। ये उपचुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। जहां एक और बीजेपी इस सीट पर पुनः जीत हासिल करने का दावा कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सामने उत्तराखंड में उपचुनावों का इतिहास पलटने की चुनौती बनी हुई है। अब सवाल ये है कि बागेश्वर का सिकंदर आखिर कौन होगा। मंत्री थे चंदन रामदास जी, हमारे विधायक थे। तो स्वाभाविक बात है कि उनके देहावसान के बाद हमें वहाँ उपचुनाव में जाना है, पार्टी को मालूम है पहले दिन से ही। तो हमारी पहले दिन से ही वहाँ तैयारियां हैं और आप देखेंगे कि बहुत थंपिंग मेजोरिटी के साथ हम उस सीट जीतने जा रहे हैं। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमने जिला कांग्रेस कमेटी से नाम मांगे हैं और वो जैसे ही नाम हमारे पास आ जाएंगे हम उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। मैं समझता हूं कि 11 या 12 तारीख तक कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। और जहां तक तैयारी का सवाल है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं। हमारे अभी हम सेक्टरों में विभाजित कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी वहाँ पर देंगे, उनको भी वहाँ पर भेजा जाएगा। हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ जाएंगे, विभिन्न जनपदों के जिलाध्यक्ष भी चुनाव में रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं अभी से आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी और निश्चित रूप से सरकारी धन का भी दुरुपयोग होगा और सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग होगा। देखिए, कांग्रेस क्या पहले दमखम से नहीं लड़ती थी? आज जो भी दम है, खम है, कांग्रेस भी लगाए। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ हम पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। पहले भी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, इस बार भी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। नहीं, मुख्य रूप से कार्यकर्ता के साथ साथ जीत महत्वपूर्ण होती है चुनाव। तो जीत को आधार रखते हुए और सब प्रकार की चर्चा होगी। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड 3 नाम तय हम लोग आज कर देंगे। जो भी दावेदार हैं कार्यकर्ता, उनके नाम भेजेंगे। अभी जिले से हमको प्राप्त होगा, उसका स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में 3 नाम का पहला बनाकर केंद्र अपने संगठन को भेजेंगे। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बागेश्वर का सिकंदर कौन होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सतवीर सिंह चौहान, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट, कांग्रेस प्रवक्ता, लाइव जुड़े हुए हैं। सुभाष जाजी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर पंकज पेनुली, यूकेडी नेता हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सत्यवीर जी, शॉर्ट में पहले आपसे वक्तव्य लूंगी कि आखिर बागेश्वर का समीकरण क्या है, इस बार के उपचुनाव में क्या लग रहा है आपको? दिव्या दर्शनी जी, बहुत ही दुखद है कि जिस प्रकार से हमारे जो श्रद्धेय और स्वर्गीय चंदन रामदास जी, जिस प्रकार से उनका देहावसान हुआ और उस दिन जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली रही, कम समय में ही जिस प्रकार से उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ने का एक काम किया, वास्तव में वो उत्तराखंड के लिए एक उदाहरण के तौर पे मुझे लगता है युगों तक याद किए जाएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने जो भी उनके पास विभाग थे या मंत्रालय थे, उसमें उन्होंने इस प्रकार से काम करने का काम किया कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ पहुँचे। और मैं बड़ी स्पष्टता से ये भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक जिस प्रकार से एक विधायक होता है या प्रतिनिधित्व होता है या मंत्री होता है कि असहायों की किस प्रकार से सहायता करनी चाहिए, उन्होंने अल्प समय में जिस प्रकार से किया, वो वास्तव में इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं कई वर्षों तक उनको याद किया जाएगा कि उन्होंने चाहे वो अधिक से अधिक लोगों को पेंशन का लाभ पहुँचे, अधिक से अधिक लोगों को स्कॉलरशिप का लाभ पहुँचे, अधिक से अधिक लोगों को किस प्रकार से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को जो सरकार से जो धनराशि मिलती है उसका सही सदुपयोग हो सके। परिसंपत्तियों का खास करके उनके समय पे जिस प्रकार से हमारा सारा का सारा परिवहन का जो यूपी के साथ विवाद था, वो विवाद खत्म हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से अपने जो उनका गृह क्षेत्र है बागेश्वर में जिस प्रकार से परिवहन का डिपो खोलने का काम किया, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट लाने, कॉलेज नहीं, वहाँ पर जो जिला हॉस्पिटल है वहाँ इक्विपमेंट लाने का काम किया। ये और
पहली बार उत्तराखंड में हमारा परिवहन जो विभाग था वो लाभांश में आया और उन्होंने जिस प्रकार से एक पारदर्शिता दिखाई एक काम करने की, वास्तव में हम सभी के लिए प्रेरणा है और बाकी संगठन के स्तर पर अभी हम पूर्ण रूप से मजबूत हैं और जिस प्रकार से भी जो निर्णय आता है कार्यकर्ता उसके लिए काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। और मैं आपसे स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से चाहे 17 के चुनाव, 22 के चुनाव, चाहे उसके बाद उपचुनाव, बिल्कुल वही ट्रेंड रहेगा और हम बिल्कुल सुनिश्चित है बागेश्वर की जनता जिस प्रकार से अपने नेता को एक श्रद्धांजलि देना चाहती है वो स्पष्ट रूप से दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, आप लोग की तैयारी क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम बैठकें कर रही है, अभी भी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है, आप लोगों की तरफ से आप इतना साइलेंट चल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि आप लोग की क्या तैयारी है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अभी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो है बागेश्वर में इतना विकास हुआ उतना विकास हुआ। बागेश्वर की जनता तो लगातार आंदोलन कर रही है। बागेश्वर के अंदर चाहे ग्राम सभा में हो चाहे ब्लॉक में हो, हर जगह लोग जो है लगातार सरकार से जो है विकास की मांग कर रहे हैं। कोई विकास बागेश्वर का नहीं हुआ। हाँ, हमें भी दुख है कि चंदन राम दास जी का जिस तरीके से दुखद निधन हुआ है, वो घटना अगर ना होती, चंदन रामदास जी हम लोगों के बीच होते, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर अब उपचुनाव हो रहा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी है और हम तो भाजपा के लोग आज कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हम तो शुरू दिन से तैयार थे। जब से जो है विगत विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे और कांग्रेस पार्टी को वहां पर हार मिली थी, उसी दिन से हमने दोबारा वहां पर जीत की तैयारियां शुरू कर दी थी। जो 180 बूथ है उनका हमने पुनर्गठन किया है और वहां पर 3 बार आदरणीय करण महाराज जी दौरा कर चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष जी भी वहां पर 3 बार दौरा कर चुके हैं, हरीश राव जी वहां पर दौरा कर चुके हैं, वहां पर जिला संगठन की बैठक बुलाई जा चुकी है और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश चुनावी रणनीति के लिए होते हैं वो पर दिए जा चुके हैं। और निश्चित तौर पर अगर वहां पर सत्ता का और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ तो आप देखिए कि चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला होगा और निश्चित तौर पर वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अपनी जीत का परचम लहराएंगे। और जो वहां पर पिछली चुनाव में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो है जमानत नहीं बचा पाए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी निश्चित तौर पर लोकप्रिय है, जनता के बीच वहां पर रहते थे, जनता उनको चाहती भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में थी और जिस तरीके से पूरे प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया गया, बागेश्वर भी उससे अछूता नहीं रहा। और इस बार जिस तरीके से प्रदेश में बेरोजगार सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, जिस तरीके से बेरोजगारों की नौकरियां बेचने का काम किया, जिस तरीके से महिला सुरक्षा के प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से डबल इंजन की बात करके डबल इंजन का झांसा देकर के प्रदेश को विकास से महरूम रखा, डबल इंजन उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतरा और जो राज्य का विकास होना चाहिए था वो न बागेश्वर में न हो रहा है न कहीं भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर बागेश्वर से एक जो बदलाव की हवा है वो बहेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो काला चिट्टा है, जो जन विरोधी नीतियां हैं, विकास विरोधी नीतियां हैं, बागेश्वर की महान जनता उसके खिलाफ वोट करेगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वहां पर चुनाव जीतने में कामयाब होगी। और जो आप कह रहे हैं कि क्या तैयारियां चल रही है, हमारा भी 3 नाम का पैनल जो है आ चुका है और निश्चित तौर पर वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और उसके बाद निश्चित तौर पर प्रत्याशी की घोषणा होगी। ठीक है। डॉक्टर पेनोली, इस बार यूकेडी भी फिर से चुनाव लड़ने जा रही है, बागेश्वर उपचुनाव, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए दिव्या जी, बागेश्वर उपचुनाव की जहाँ तक बात है तो ये बहुत दुखद बात है कि माननीय चंदन रामदास जी की मृत्यु के बाद वो खाली हुई। आज वो दिन नहीं है कि जब हम उनके ऊपर या उनके कामों पे या उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ जो भाजपा के प्रवक्ता ने गिनाया उनके ऊपर कटाक्ष करें। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है तो डेफिनेटली उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव के मैदान में जाएगा। पिछली बार हमारे प्रत्याशी का किसी कारणवश वहाँ पे नामांकन रद्द हो गया था, जिसकी वजह से हम पिछली बार वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इस बार हमारे पास 3 से 4 कैंडिडेट वहाँ पे हैं जो टिकट की दावेदारी में हैं और 13 तारीख तक ये टिकट जो है
फाइनल हो जाएगा। माननीय काशी सिंह एरी जी देहरादून में संसदीय बोर्ड की मीटिंग लेंगे, उसमें ये नाम फाइनल हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 13 और 14 को हमारा कैंडिडेट अनाउंस हो जाएगा यहाँ से। और माननीय काशी सिंह एरी जी और पुष्पेश त्रिपाठी जी वहाँ विधानसभा में अपना 2-3 बार दौरे कर चुके हैं, जिसमें 4 प्रत्याशियों के नाम वहाँ से अभी तक जिला कमेटी ने भेजा है। और 13 और 14 या हार्डली 15 तारीख तक वो नाम फाइनल हो जाएगा। देखो, उत्तराखंड क्रांति दल का बागेश्वर से एक बहुत पुराना लगाव है। भगवान बागनाथ के प्रांगण में ही पहली बार बागेश्वर में ही उत्तराखंड का ब्लूप्रिंट उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया था, जिसमें राजधानी गैरसैंण से लेकर और किस तरीके से उत्तराखंड का कार्यकार जिस तरीके से होगा वो वहाँ पे हमने उस दिन एक ब्लूप्रिंट दिया था, जिसके बाद 1994 में चंदनगर गैरसैंण में हमने एक राजधानी का शिलान्यास करा था माननीय काशी सिंह एरी जी ने उस टाइम पे। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस बार उत्तराखंड क्रांति दल अभी पूरे दमखम के साथ और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ और पूरी जनता के साथ वहाँ पे है। देखिए, आपने अभी पीछे कल या परसों की बात है जब भू कानून और मूल निवास की बात आई, तो वहाँ पे राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उनका किस तरीके का रोल रहा है ये तो जनता ने देखा ही है। हमारे मुद्दे वही हैं, भू कानून मूल निवास जब तक उत्तराखंड की जनता को नहीं मिलेगा तब तक इस राज्य की जो अवधारणा है वो अवधारणा पूर्ण नहीं होगी। यही मुद्दे और बागेश्वर के जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेके हम वहाँ पे मैदान में जाएंगे। और जिस तरीके से अपार समर्थन राज्य आंदोलनकारी मंच के साथ उत्तराखंड क्रांति दल ने जो दिया और जो वहाँ पे लोगों की भावनाएं हैं, उस हिसाब से लगता है उत्तराखंड क्रांति दल काफ़ी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगा और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि क्या पता वो सीट निकल आए। बिल्कुल। सुभाष जी, आपका आकलन क्या कहता है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस तो हमेशा से रही है, यूकेडी ने भी चुनाव वहां से लड़ा है, लेकिन अब कंपटीशन किसके बीच में है, किसका ज़्यादा पलड़ा भारी होता हुआ देखते हैं आप वहाँ पर? देखिए देवदर्शन जी, सबसे पहली बात तो ये कि चंदन रामदास जी का जाना एक भाजपा का बड़ा नुकसान था। ये भाजपा के उत्तराखंड का भी नुकसान था। अब सवाल ये उठता है कि चंदन रामदास जी के निधन के बाद जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भाजपा सहानुभूति का वोट कितना ले पाएगी, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि एक ही चुनाव है पूरे उत्तराखंड में, तो जाहिर है कि पूरी ताकत कांग्रेस भी झोंकेगी, पूरी ताकत भाजपा भी झोंकेगी। भाजपा की चूँकि शासन है, सिस्टम सारा भाजपा का है, तो भाजपा चाहेगी कि उसमें जितना जोड़ लगा सकती है दाहिने बाएं जैसे भी वो लगाएगी। चूँकि उसके लिए ये प्रतिष्ठा का विषय इसलिए भी है कि चूँकि आने वाले इसका प्रभाव जो है ये सिंबल, ये संकेत देगा आगामी लोकसभा चुनाव का, तो इसलिए भाजपा नहीं चाहेगी कि हम ये बढ़त अपनी गंवाएं। लेकिन भाजपा का नो डाउट कि इसमें भाजपा की मशीनरी चुनावी मामले में कांग्रेस से कहीं आगे है। उसके पन्ना प्रमुख तक इसमें सक्रिय रहते हैं, ऊपर से नीचे के नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन रहता है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस गुस्सा, लोगों में जो गुस्सा है भाजपा के प्रति, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, यहाँ से पलायन को लेकर, अंकिता भंडारी को लेकर, ये तमाम चीजें हैं। कांग्रेस लोगों के बीच कितना कोऑर्डिनेट कर पाती है और ये सहानुभूति की जो लहर होगी, चूंकि भाजपा एक सहानुभूति की लहर बनाने की कोशिश करेगी। संभव है चंदन दास जी के परिवार से किसी को टिकट दिया जाए, संभव है कोई दूसरा कदावर नेता वहां ढूंढा जाए। लेकिन इसका एक पक्ष कांग्रेस का लिए जो फायदे की बात है वो ये है कि कांग्रेस लोगों का ये गुस्सा, लोगों का ये जनाक्रोश और ये तमाम सारे मुद्दे जो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं, और दूसरा भाजपा के अंदर का जो असंतोष है, यहाँ राज्य मंत्री या दर्जाधारी मंत्री का अभी तक नहीं बनाया जाना, उसको लेकर के उसको कितना कांग्रेस भुना पाती है और उसमें से कितना तोड़ जोड़ पाती है, ये निर्भर करता है कांग्रेस के ऊपर। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हरीश रावत जी एकमात्र कदावर नेता हैं उत्तराखंड के, उनके कद का कोई नेता अभी भाजपा में भी नहीं दिखता। ये भाजपा भी दबे जुबान से मानेगी इस बात को। लेकिन हरीश रावत जी के साथ एक जो नकारात्मक पक्ष ये है कि हरीश रावत जी जैसा नेता को अब गुटबाजी से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन हरीश रावत जी भी गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पाते हैं और ये गुटबाजी फिर हावी होती है तो वो कांग्रेस को नुकसान करता है। ये सारे तथ्य हैं। इसके बीच यूकेडी कहे कि यूकेडी का अपना क्षेत्रीय मसला है, वो लोगों को बड़ा आकर्षित करता है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि अभी तक जब से उत्तराखंड बना तब से लेकर अब तक यूकेडी कभी भी उस स्थिति में नहीं आ पाई कि यहाँ की सियासत या यहाँ की सत्ता को वो अपने हिसाब से मोल तोल कर पाए या अपने हिसाब से जोड़ घटाव कर पाए, गुना भाग कर पाए।
इसका मतलब निश्चित यहाँ के लोगों का जो मंशा है, यहाँ के लोगों की जो रुझान है वो राष्ट्रवादी पार्टियों की तरफ है, और यहाँ के लोगों की जो सोच है वो राष्ट्रीय बनकर के ज़्यादा सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको मैंने कहा कि हमेशा हर आदमी को क्षेत्रीय मुद्दा ज़्यादा आकर्षित करता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये आकर्षित करता है, और यूकेडी का प्राण वायु भी यही है कि यूकेडी, लेकिन यूकेडीके में भी अपने खेमेबाजी बहुत सारे हैं, वो आए दिन सामने आता रहता है खेमेबाजी। अब इसमें देखना ये पड़ेगा कि अगर कांग्रेस थोड़ी भी सिंसेरिटी के साथ अगर ये चुनाव लड़ी और पूरे तनमन ढंग से चुनाव लड़ी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। बिल्कुल सत्यवीर जी, जब हम चुनाव की बात करते हैं, यहाँ उपचुनाव की बात हो रही है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, बात रही कैंडिडेट की, क्या जैसे कि हर उपचुनाव में हमने देखा है जब दिवंगत कोई नेता होता है तो उनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है, यहाँ पर जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं वो पत्नी भी हैं और बेटे भी हैं, तो भाजपा किसे चुनेगी? दिव्या दर्शनी जी, मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये निर्णय लेने के लिए हमारे अधिकारीगण हैं, वो बैठक कर रहे हैं, उसमें निर्णय ले रहे हैं। उसके बाद वो हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहाँ पे निर्णय लेंगे। हमारा तो काम यह है कि जो पार्टी द्वारा सौंपे गए काम है उसको किस प्रकार से धरातल पर पहुँचाना है, मात्र हम उस काम में उस समय जुड़ जाते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मशीनरी का दुरुपयोग होगा, ये अभी तो चुनाव के वोटिंग भी नहीं हुई है, अभी से ही घबरा रहे हैं कि हार हमारी निश्चित है उनकी, कि किस प्रकार से अभी से मशीनरी को कह रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा, पैसों का जिस प्रकार से चलन होगा। पैसों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनका ट्रेंड ही रहा है शुरू से, किस प्रकार से आवभगत की जाए वो तो सभी ने देखा है। निम्न लेवल से लेके उच्च लेवल तक किस प्रकार से मोल भाव किया जाए, वो कांग्रेस का चारित्रिक जिस प्रकार से पतन हुआ है उसके बाद से वो सभी ने देखा है। और बागेश्वर में निश्चित तौर पे आपको यहाँ से कहना चाहता हूँ दिव्या दर्शनी जी, ये अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव हो गया तो इनकी जमानतें जितने भी दल होंगे वही आपको दोबारा से इस प्रकार से डिबेट करने के लिए विवश होना पड़ेगा। जिस प्रकार से निर्मला गैतोड़ी ने कहा था कि किस प्रकार से ये पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे सारे के सारे लोग चंपावत में आए हैं, वही स्थिति होगी इनकी अगर अभी भी ये संभले नहीं। हम तो निश्चित है बागेश्वर की जनता ने जिस प्रकार से लगातार आशीर्वाद दिया, इस बार भी बढ़ चढ़ के आशीर्वाद लेगी। और विकास के मुद्दों पर अगर ये चुनाव हो गया तब तो ये कहीं दूर दूर तक दिखेंगे नहीं। जिस प्रकार से विगत 6 वर्षों में हमने काम किया, विकास की मैं बात बताता हूँ, मैं आंकड़े देता हूँ। क्षेत्रीय मुद्दे बोलते हैं कांग्रेस की अगर बात की जाए, और वही बात यूकेडी भी अब कह रही है कि क्षेत्रीय मुद्दे, तो आपको लगता है कि क्षेत्रीय मुद्दे हावी नहीं हो सकते विकास पर? क्या वो मुद्दे हावी बनाए नहीं जा सकते हैं चुनाव के समय? जनता बहुत समझदार है, जनता को आप भ्रम की स्थिति में नहीं ला सकते आज की डेट में। उसके पास बहुत सारे माध्यम है। भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि ये जिस प्रकार से कहते हैं, अभी शिषपाल जी कह रहे थे कि महिलाओं के उत्पीड़न के लिए, महिलाओं का उत्पीड़न तो उस समय इनको नहीं दिखा जब हरीश रावत का कालखंड था। करण मेहरा स्पष्टता से बोलते हुए आए, मीडिया को बयान देते हुए आए कि महिलाओं को कांवड़ यात्रा में नहीं जाना चाहिए। एक मंत्री तक को इन्होंने कहा कि उसको कांवड़ यात्रा में क्यों जा रही है रेखा आर्या। आप बता दीजिए कि जब इस प्रकार के बयान इन सबसे निकलेंगे तो किस प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा करते। यही नहीं, 30% आरक्षण जो था, 36 आरक्षण महिलाओं का, ये तो क्षेत्रीय है ना, पूरे उत्तराखंड के लिए, बागेश्वर भी उसमें सम्मिलित है, तो उसमें सबके लिए किया गया। उसी प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पे लगातार काम हो रहा है, उनके 10% आरक्षण के लिए काम हो रहा है। अगर हम देहरादून के, अगर थोड़ी सी मैं विकास की बात कर ही लेता हूं, जब इन्होंने इस मुद्दे को इस तरफ ले जाया ही है, हम इस देहरादून में बैठे हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट चंद फ्लाइटें यहां से उड़ती थी, उसका जिस प्रकार से विस्तारीकरण हुआ है, अभी परसों का अखबार उठा के देख लीजिए किस प्रकार से ओवरऑल भारत के सभी जो जितने एयरपोर्ट है उनकी रैंकिंग आई है। हम आज से अगर 1-2 साल पहले चले जाए तो हम 9वें या 10वें नंबर पे थे। आज हमारी जो सुविधा के माध्यम, जो हमने सुविधाएं दी है, हम 3रे स्थान पे पहुंच गए हैं। आज हमारा एकाएक जिस प्रकार से उत्तराखंड में निर्यात बढ़ा है, हमारा कहीं कोई नंबर नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, कोई टैली में ही नहीं थे, आज हम पहले नंबर पे जितने भी हिमालय राज्य है निर्यात में। और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से हम दे रहे हैं निवेश के लिए, 35,000 करोड़ हमने 2 सालों में दिया, यहाँ के जो प्राइवेटाइजेशन है उनको दिया, और 90,000 से अधिक लोगों की वहां पर जो जॉब क्रिएशन हुआ है, वो तमाम कार्य लगातार होते जा रहे हैं। और अभी जिस प्रकार तो से रेलवे, महंगाई का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, हाँ, वो मुद्दा नहीं है। थोड़ा बेरोजगारी पे मैंने एक तो आपको प्राइवेटाइजेशन वाला दे दिया। यहाँ पर जब जिस प्रकार से हम तमाम डिबेटों में हमें घेरने का बड़ा प्रयास किया कि जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनीज हैं सर उत्तराखंड में, आपको अगर उधम सिंह नगर में चले जाइए, आप हरिद्वार में चले जाइए, आप गिनती भी नहीं कर सकते इतना आज इस प्रकार से। आप पूरा इधर से सोलाकोई में चले जाइए, पूरा का पूरा हब बन गया है और लगातार आ रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा यहाँ पर
खास करके मैं बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अगर जॉब प्राइवेटाइजेशन में है तो हमारा है वो फार्मास्यूटिकल में, जिस सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करने वाला है। और पीएमओ में डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले हैं कि आप और यहाँ पर लाइए, हम आपको जिस प्रकार से भी आपको जमीन उपलब्ध करानी है या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, हम देंगे। और तो ये सारी चिंता सब हो रही है। अब कांग्रेस के कालखंड में जब एक ही काम हुआ है मुख्यमंत्री कार्यालय से, तो उसको बचाते हुए आज तक भी भागे जा रहे हैं। शीशपाल जी, आपने सुना विकास वर्सेस जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं। जब सत्यवीर जी ने इतने काम गिना दिए तो फिर परेशानी कहाँ है आप लोगों को? फिर सवाल क्यों उठाते हैं? देखिए दिव्य दर्शन जी, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है। इन्होंने कहा कि अगर विकास पे चुनाव हो गया, ये विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ ही नहीं सकते। ये तो जो है वहां पर सिंपैथी वोट पर जो है सिंपैथी पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि विकास के जो ये गिना रहे थे कि अभी साहब यहाँ पर आपने जब पूछा कि ये बताइए उद्योग कहाँ पर लगे हैं, वो विकास कहाँ हुआ, तो ये हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के शिडकुल को गिना रहे थे। वो तो विकास गुरु लेकिन आप जो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं शीशपाल जी, खुदा ना खास्ता अगर कांग्रेस के साथ यही हुआ होता, शीशपाल जी मेरी बात सुन लीजिए, अगर खुदा ना खास्ता कांग्रेस के साथ यही हुआ होता, और हुआ है, स्वर्गीय इंदिरा हृदय का जब निधन हुआ था तो सीट किसको मिली थी? उनके बेटे को मिली थी, तो सिंपैथी वोट नहीं मिला था। तो अगर आप सिंपैथी ले रहे हैं तो बीजेपी सिंपैथी क्यों ना ले? नहीं दिव्य दर्शनी जी, मैंने कहा कि सिंपैथी वोट पर ही भाजपा चुनाव लड़ेगी, लेकिन बागेश्वर की दूसरी है। जिन जो विकास के कामों को भाजपा गिना रही है, उन विकास के कामों की हकीकत ये है कि वो सबके सब कांग्रेस के काम है। और प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी जनता है, उत्तराखंड की जनता को बदलाया नहीं जा सकता। वो हकीकत सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से झूठ बोलने का काम करती है, झूठ फैलाने का काम करती है। आज प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अराजकता का माहौल है, इनके पूर्व मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 20% और 40% कमीशन के बिना किसी विभाग में काम नहीं हो रहा। इनकी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी चीख चीख के कह रही है कि मालन नदी पुल की शिकायत उन्होंने जो विभाग के अधिकारियों से की थी, खनन के कारण जो है वहां पर लगातार जो है पुल को क्षतिग्रस्त किया जा रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जब इनके विधायक की, विधानसभा अध्यक्ष की जो है अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, यहाँ पर विपक्ष की और आम आदमी की क्या सुनवाई हो रही होगी? लेकिन आपने अपने वक्तव्य में ये कहा था बागेश्वर की जनता परेशान है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। आखिर वो मुद्दे क्या हैं जिस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कांग्रेस ने उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की? नहीं देखिए दिव्य दर्शन जी, कांग्रेस पार्टी जनता के हर सुख दुख में खड़ी है। चाहे बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने की बात हो, बेरोजगारों के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रदेश की बेटियों में आज असुरक्षा की भावना है, बेटियां घर से नहीं निकल पा रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, आरटीआई की रिपोर्ट कह रही है कि राज्य में प्रतिदिन 3 बलात्कार हो रहे हैं। तो आप देखिए ना, इस राज्य की जनता तो से ये सारे मुद्दे छुपे हुए नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हो रहा है, आज टमाटर 250 रुपए किलो पर जो है खून के आंसू जनता को रुला रहा है। शीशपाल जी, 2007 के बाद से लगातार चंदन रामदास उस सीट से जीतते आए। कांग्रेस क्यों नहीं अपना वर्चस्व बना पाई? जब उन्हें इतने ही मुद्दे पता हैं, आपको जमीनी हकीकत पता है, तो आप लोग उनको मुद्दे क्यों नहीं बना पाए? देखिए दिव्य दर्शन जी, कल क्या हुआ और आगे क्या होगा, कल की तो सब जानते हैं, आगे की कौन जानता, आप बताइए। लेकिन जिस तरीके से 2007 से आप कह रहे चंदन रामदास जी वहां से लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उनकी जिस तरीके से दुखद उनका निधन हुआ है, मैं उसको मुद्दा नहीं बनाना चाह रहा था। लेकिन आज बागेश्वर विकास के मामले में क्यों पिछड़ा हुआ है, आप बताइए। बागेश्वर के लोग लगातार आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वहां पर आप जो है जो हमारे जो पूर्व वहां पे ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उनके चुनाव को क्यों प्रभावित करने की, क्यों आपको हाई कोर्ट में जाकर के उसको आपने रद्द करवाने की कोशिश की? आप बताइए, तमाम चीजें हैं। लोग देख रहे हैं प्रदेश की जनता जिस तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आप जो है झूठे आरोप लगा करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मनगढ़ंत आरोप आप जो है विपक्ष के लोगों पर लगा रहे हैं, वो चाहे प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे वो पालिका का अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला पंचायत का अध्यक्ष हो। आप क्यों घबराए हुए हैं भाई? आप तो प्रचंड बहुमत से प्रदेश की सत्ता में, फिर इन लोगों से आप जो डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जमीन पर मजबूती से भाजपा की जन विरोधी नीतियों का डट करके मुकाबला कर रहा है।
बेरोजगारों के मुद्दों को उठा रहा है, महिला सुरक्षा के मुद्दों को उठा रहा है, महंगाई पर जनता के साथ खड़ा है, विकास के मुद्दों पर जनता के साथ खड़ा है। जो डबल इंजन का झूठा वादा इन्होंने राज्य की जनता से किया, आप बताइए उस डबल इंजन का राज्य को क्या लाभ मिला? ठीक है, जोशीमठ डॉक्टर पेनुली। आपदा आपके सामने उदाहरण के तौर पे है। जोशीमठ के लिए आज तक क्या मिला? जोशीमठ के लोगों को, जोशीमठ के लोग फिर से जो है अपने दरार वाले घरों में जाने के लिए मजबूर है। उनको पता ही नहीं कि राहत शिविरों में कब तक उनका भविष्य सुरक्षित है। ठीक तो है, ये तो उसका भी किसी भी जवाब मामले देंगे, में उसका भी जवाब जनता देंगे की शीशपाल जी। समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो छल देहरादून की जनता के साथ हुआ है वो बागेश्वर की जनता भी जानती है। 500 करोड़ रुपए की कटौती केंद्र ने की है। आपने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन बेटियों को पढ़ाने वाली जो योजना थी, उत्तराखंड में बढ़ाने वाली योजना थी नंदा गौरा, उसके बजट में आपने 50% की कटौती क्यों की? जो ग्रामीण रोजगार की गारंटी उसका भी जवाब मिलती लेंगे है शीशपाल जी। मनरेगा से, उसके बजट में 40% की कटौती क्यों की? ठीक है, डॉक्टर जिला पेनुली। प्लान के बजट में 25% की कटौती क्यों की? आएंगे, क्या उसका भी बागेश्वर जवाब के लेंगे लोग उसको शीशपाल जी, नहीं जवाब जानते नहीं लेंगे, हैं? उसका जवाब बागेश्वर लेंगे। की जनता इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ठीक है। और ये कितनी भी सिंपैथी लहर वहां पर पैदा करने की करे, जनता को अब बरगलाया नहीं जा सकता। ठीक है। जनता जानती है कि बागेश्वर इनके कार्यकाल में लगातार पिछड़ता गया है और लंबे समय से पिछड़ रहा है। अब कब तक पिछड़ता रहेगा? वो भी जो है झूठ का साथ छोड़ना चाहेंगे, जुमलों का साथ छोड़ना चाहेंगे और निश्चित तौर पर सच के साथ खड़े होंगे और वो सच के साथ खड़े होंगे। कांग्रेस वहां से ठीक है, विजय ठीक है। डॉक्टर पेनुली, आप लोग चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं और 2002 के बाद से आप लोग लगातार अपने कैंडिडेट्स वहाँ पर उतारते आए हैं, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी कैंडिडेट्स में आप लोगों की नहीं रही है। हर बार 5वें साल में आप लोगों ने अपने कैंडिडेट्स बदले हैं। क्या वजह रही कि आप लोग एक कैंडिडेट पे कभी बागेश्वर में विश्वास नहीं कर पाए? देखिए दिव्या जी, वो तो जिस समय विनेबिलिटी जिसकी रही होगी, जिस तरीके के समीकरण रहे होंगे, उस हिसाब से वो कैंडिडेट चेंज हुए होंगे। वो संसदीय बोर्ड ने जो जो सोचा होगा उस हिसाब से उस कैंडिडेट चेंज हुए होंगे। लेकिन जहाँ तक 2022 की बात है तो उस टाइम पे हमारे कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही रिजेक्ट हो गया था किसी कारणों से, जिसकी वजह से वहाँ पे यूकेडी चुनाव नहीं लड़ पाई थी। लेकिन 2022 से और आज की जहाँ पे हम ये 1.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें बहुत कुछ हुआ है प्रदेश के अंदर, जिसमें अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड हुआ है, बेरोजगार युवाओं पे लाठीचार्ज हुई है, उनके ऊपर 307 जैसी धाराएं लगी हैं। इसके बावजूद 2022 में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भू कानून हम लाएंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे। एक कमेटी बन तो गई, आज यूसीसी आ गया, यूसीसी का ड्राफ्ट आ गया, यूसीसी की कमेटी बन गई, उनकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन जो चुनाव से पहले वादा करा था भू कानून का, जिसके ऊपर चुनाव से पहले भी बात हुई थी, चुनाव में एक झुंझुना मुख्यमंत्री ने पकड़ाया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं। उसके बाद के जितने मुद्दे हैं उन पे तो काम हो गया, लेकिन भू कानून किस कारपेट के नीचे है वो पता नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो अपने बयान में कहा है ना कि कब नेक्स्ट मुख्यमंत्री- कैबिनेट में आएगा, फिर विधानसभा में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री 4-4 सत्र हो गए, उसके बाद प्रायोरिटी की बात थी, 2 सत्र हो गए, उसके बाद नहीं आया कैबिनेट में, अब नहीं आया। और कब मुख्यमंत्री जी का बयान आया? जब परसों, जब कल के दिन पे वो उतना धरना प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके से हुजूम हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे आए, तब मुख्यमंत्री जी को याद आया कि भू कानून भी कोई चीज है और इसको भी हमको आगे बढ़ाना है। उसके भू कानून के नाम पे वोट लिए गए। मूल निवास की कोई बात नहीं करता उत्तराखंड के अंदर, मूल निवास, जबकि हर प्रदेश के अंदर मूल निवास है, यहाँ पे मूल निवास की कोई बात नहीं करता है। स्थायी निवास और मूल निवास को लेवल पे लाके रख दिया है। वो चीज प्रदेश की जनता के ऊपर है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, जैसे अभी बोल रहे थे कि विकास दिखाना है तो विकास की झलक देहरादून से देख लो। तो उसमें स्मार्ट सिटी वाला पूरा मुद्दा है। स्मार्ट सिटी की जगह पॉट सिटी बना है देहरादून। 3 विधानसभाएं बिल्कुल खुदी हुई है, इधर खुदा उधर खुदा, आगे खुदा पीछे खुदा, चारों तरफ खुदा। देहरादून की स्थिति आप देख लीजिए। आप अगर राजधानी की स्थिति ये है कि आधे घंटे बारिश हो जाए, उसके बाद किस तरीके के ट्रैफिक जाम लगते हैं देहरादून के अंदर, इतनी छोटी सिटी होने के बावजूद, उसमें आप देख लीजिए इनका विकास। दूसरी बात, जहां तक बागेश्वर की बात है, बागेश्वर के बगल में एक विधानसभा है कफकोट, जहां से माननीय पूर्व राज्यपाल कोश्यारी जी लड़ते थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल। वहां पे आज तक 4 लेन सड़क नहीं है।
जो राज्यपाल रह गए, जो मुख्यमंत्री रह गए, उत्तराखंड के जो संघ में इतने कद्दावर नेता हैं, और भी बहुत सारी चीजें, स्कूल बंद होने के मामले में देख लीजिए लेकिन बागेश्वर, पेनुली जी, हॉस्पिटल के मामले में आप मुद्दा देख ये भी लीजिए। तो आया ना कि कुछ लोग हैं जो लोकल मुद्दों से जुड़ते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो वोट दिया जाता है नेशनल मुद्दों पर। तो आखिर कमी कहाँ रह जाती है? आप लोग मुद्दे पूरे जोरों शोरों से उठाते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो आता है नेशनल मुद्दे, लोकल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। देखिए दिव्या जी, जब एक मुख्यमंत्री वादा करता है कि हम वो कानून लाएंगे, हमने कमेटी बना दी, और जब वो दोबारा सत्ता में आता है उसके बाद उसमें से उसकी धारा 4 के अंदर जो प्रावधान था कि लैंड यूज चेंज करने का, उसको हटा देता है। डीएम्स को वो पावर दे देता है कि अनलिमिटेड लैंड वो दे सकते हैं। 2018 में जिस तरीके से हमारे भू कानून के ऊपर कुठाराघात करती है भाजपा, आप बता दें 2018 से पहाड़ों में कितने वो लगे, उद्योग लगे। अभी उद्योगीकरण की बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, एक प्रावधान है जिसमें 71% यहाँ के लोगों को उसमें होना चाहिए, वो नहीं है। आज देखिए कितनी फैक्ट्रियों में है। दूसरी बात, यही मुख्यमंत्री दोबारा बनने के बाद जो बी क्लास की कैटेगरी की जो नौकरियां थी, उनमें जो यहाँ के लिए 71% का रिजर्वेशन रखा गया था, उसको हटाता है। बोलता है कि टेक्निकल लोग जो हैं वो कहीं से, अरे हमारे बीच नहीं है क्या टेक्निकल लोग? उत्तराखंड के इतना भी प्रबुद्ध लोग नहीं है क्या उत्तराखंड में? उत्तराखंड की धरती ऐसी बाज नहीं है जो इस तरीके के बुद्धिजीवी लोगों को ना पैदा कर सके। उत्तराखंड की धरती में डीडी पंत जी जैसे लोग पैदा हुए हैं जिनके नाम से फिजिक्स की पंत रे पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, लेकिन कमी कहाँ है? कमी वहां है जब हमारी डोर दिल्ली के हाथ पे हो। गलती यहाँ, ये सारे अपने बीच के हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं या कोई भी हैं, शतरंज का गेम है ये, चलाने वाला कोई और है, प्यादे ये रखे गए हैं, राजा भी है, वजीर भी है, सिपाही भी है, हाथी भी है, लेकिन उनको चलाने वाला कोई और है। तो जब तक उस दिल्ली की सोच से चलेगा तो हमें ना तो भू कानून मिलेगा, ना हमें मूल निवास मिलेगा, ना हमारे लोकल मुद्दे सॉल्व होंगे। आप देख लीजिए ना, आज आप अगर एक यहाँ उत्तराखंड में एक आप आरटीआई डाल दें या एक सर्वे आप डेटा आप निकालें, तो उत्तराखंड में जो बड़े प्रोजेक्ट या बड़े जो यहाँ पे ठेके हैं वो कहाँ के लोगों के हैं? क्या हमारे यहाँ ए ग्रेड ए क्लास का ठेकेदार नहीं है? क्या हमारे यहाँ उस तरीके की मशीनरी नहीं है? या जितने भी डिजाइन बने, अब मैं एक टेक्निकल बात पे आता हूँ, जितने भी डिजाइन बनी है चारधाम रोड की, वो सारी गुजरात के एक फर्म ने बनाई है। उसके अंदर देखिए किस तरीके से वो चीजें हो रही हैं। अगर यही चीज कंसल्टेंस करके यहाँ के लोगों को मिलती है, और यहाँ कंसल्टेंसी की जो फर्म है उनकी कमियां नहीं है, 10 फर्म मैं आपको देहरादून की गिना देता हूँ। लेकिन क्या है कि जो चीज जहां से होनी है, हमारी जो हमारा हक है, जो हमारी चीजें हैं, उनको जब दिल्ली से चलाया जाएगा तो उत्तराखंड के आदमी को नहीं मिलेगा। जो निश्चित तौर से इस बार आपको बागेश्वर विधानसभा में जो आप कह रहे हो कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आज से पहले हजारों लोग नहीं निकलते थे। सुभाष जी, दिल्ली की मानसिकता जो है, दिल्ली का जो ऑपरेशन है, वो उत्तराखंड के मुद्दों को हावी कर रहा है। कितना इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जब भी राष्ट्रीय सोच की तहत कोई काम होगा तो उसमें जाहिर है कि थोड़ा सा नज़रअंदाज वो क्षेत्र होगा। ये कई बार होता है। एक बड़ा परिवार होता है, जब बड़ा परिवार का मुखिया एक परिवार के लिहाज से सोचता है तो फिर वो व्यक्ति के लिहाज से नहीं सोचता। तो फिर घर के व्यक्ति की ये शिकायत रहती है कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं रखा गया। तो ये शिकायत होना लाजमी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो प्रायोरिटी पर जो चीज़ लेना है, यहाँ इनकी इस बात से मैं सहमत हूँ, पेनुली साहब की इस बात से, कि अगर यही यहाँ का जो रोड मैप तैयार किया गया, अगर पहले कोशिश ये किया जाना चाहिए था कि अगर उत्तराखंड का कोई ऐसा टेक्नोक्रेट है या कंपनी है तो उसको दिया जाना चाहिए था। इसलिए उसके 2 कारण हैं। एक तो चूंकि वो पहाड़ में रचा बसा आदमी उस चीज़ को ज़्यादा समझ रहा है, उसके अनुभव ज़्यादा हैं, उसमें वो रचा बसा है। बहुत चीज़ें जो आप किताब में पढ़ते हैं उसको व्यक्तिगत धरातल पर जब जाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आती है। बहुत चीज़ें जो हम किताब में पढ़े हैं, किताब में ना भी पढ़े, अगर उस एरिया को हम घूमाएं तो हम उसको ज़्यादा समझ पाते हैं। तो यहाँ मैं इनसे सहमत हूँ, ऐसा चीज़ होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली से जब कोई डिसीजन होता है तो आप इसको इस तौर पर ही ना देखें, आप इसको इस तौर पे भी देखें कि कई जगह उत्तराखंड के भी टेक्नोक्रेट और उत्तराखंड की भी कंपनियां बाहर के प्रदेशों में जहां कार्य करती हैं, तो फिर अगर यही सवाल उठने लगे तो फिर ये असंतुलन बिगड़ेगा। तो जब ये दिल्ली से सोचा जाता है तो वो इस स्तर पे सोचता है, तो लगता है कि ये जायज है।
और जब यहाँ के होकर के सोचा जाता है तो फिर लगता है कि भाई इनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। अब सवाल है कि ये एक बड़ा राष्ट्र जब ये चलाना है और राष्ट्र का ताना बाना बरकरार रखना है तो हमें कुछ न कुछ आहुतियाँ देनी पड़ेगी ये सबको। माने ये हर प्रदेश के साथ लागू होता है, हर व्यक्ति के साथ लागू होता है। और मुझे लगता है कि आज तक यही सोच है उत्तराखंड की कि यूकेडी आज से नहीं, बहुत पुरानी पार्टी है, जब उत्तराखंड का जन्म हुआ उस समय की पार्टी है, उस समय से ये लोग सक्रिय हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी तक राष्ट्रीय पार्टियों के हाथ में ही सत्ता रहा तो मुझे लगता है कि इसको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत तायत है और ज़्यादा है, इसीलिए अभी तक राष्ट्रवादी पार्टियां ही यहाँ हैं। बिल्कुल। सत्यवीर जी, जब आप विकास की बात करते हैं, क्योंकि स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हमारे क्षेत्र में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत लाया जा सकता है, कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो वो पहाड़ तक ले जाना चाहते थे। तो जब आप कैंडिडेट का चेहरा देखते हैं, अगर उनके परिवार से किसी को देखते, तो आपको लगता है कि वही चीज़ें वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो वहाँ की जनता से जुड़ा हुआ भी हो लेकिन उनके परिवार से नहीं है, काम भी कर सकता है? दिव्य दर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप बागेश्वर विधानसभा की बात करते हैं, हमारे पास सैकड़ों कार्यकर्ता है जो बढ़ चढ़ के वहाँ के विधानसभा की या वहाँ के लोगों की सेवा कर सकते हैं। मैंने स्पष्ट तौर से कहा कि हमारे जो अधिकारी गण है वो इस पर निर्णय लेंगे और उसके बाद पूरा जो संगठन है वहाँ कार्य करेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मालन नदी, कई बार शायद ये भूल जाते हैं कि मालन नदी पे जो पुल बना है उन्हीं के कालखंड में बना है, जिसकी एज होनी चाहिए थी 60-70 साल मिनिमम होनी चाहिए थी। वो मतलब कुछ ही समय के बाद इस प्रकार से धराशायी हो जाता है। फिर उस पर आरोप लगाते हैं खनन का, क्योंकि इनका खनन प्रिय विषय रहा, इसीलिए बार बार वो जुबान से निकल ही जाता है कि भाई खनन खनन खनन। लेकिन उस आरोप समय तो ये भी लगाना, आपकी खुद की विधायिका जो हैं वो ये बोल रही हैं कि मेरे अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, खुद सड़क पर खड़े होकर फोन पर वो अधिकारियों को फटकार लगा रही है, तो ये क्या है? दिव्य दर्शनी जी, आपकी ही चर्चा में था, कई बार आपने कहा कि भाई हमारे जो जनप्रतिनिधि या क्षेत्रों में दिखाई नहीं देते हैं, या कोई शिकायत लेके जाता है या उनकी कोई समस्या होती है तो वो अपने जो सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है उनसे बात नहीं करते। अब जब इस सामने सारी फुटेज आ रही है, चर्चाओं का विषय बन रहा है, तो मैं पहले भी कहता था कि हमारी जो संपर्क और संवाद है लगातार जनता के बीच में रहता है, और वो स्पष्ट आपके सामने हो गया। और विषय रहा उत्तराखंड की मूल समस्याओं को लेकर कि अब यूकेडी जी वाले प्रश्न उठाया, कांग्रेस ने प्रश्न उठाया, तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के निवासियों को कि यहाँ पर लगातार ये विषय उठ रहा था कि हमारी ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, वहाँ पे लगातार अतिक्रमण हो रहा है, हमारी फॉरेस्ट की जो ज़मीनें हैं, सिंचाई विभाग की जो ज़मीनें हैं, वो लगातार उस पर अतिक्रमण हो रहा है। आप देखिए, जब ये बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने इस पर कुठाराघात किया, उस समय किस प्रकार से विरोध हो रहा था कि एक ही पक्ष को इसमें टारगेट किया जा रहा है। मैंने आपके चैनलों में खुद आंकड़े सहित दिए किस प्रकार से कितने मंदिर धराशायी हुए, गुरुद्वारे धराशायी हुए, उसमें अन्य जिन्होंने भी जो भी उसमें सम्मिलित था, बिल्कुल न्याय संगत होकर मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करी। इसीलिए कोर्ट भी कोई किसी ने रुक नहीं किया कि भाई इस प्रकार की कार्रवाई ना हो, और आज कितने हेक्टेयर जमीन खाली करा दी और लगातार वो प्रोसेस चल रहा है, एक के बाद एक स्टेप लिया जा रहा है। कानून होता तो आपको ये अतिक्रमण हटवाने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा संवेदनशील नहीं, देखो काम करने के अलग अलग स्टेप्स हैं। भू कानून में किस प्रकार से काम होगा, अन्य मशीनरी कैसे काम करेगी, बिल्कुल ये दोनों एस्पेक्ट अगर देखेंगे अपने अपने पैरेलल काम करेंगे। अब विषय रहा कि भाई भू कानून, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज बड़ा संवेदनशील है, क्योंकि जो राज्य है अगर इसकी स्थिति को देखा जाए, ये पठार भी है पहाड़ भी है, तो उसको किस प्रकार से संतुलित किया जाए। ये नहीं है कि हम 10 दिन बैठे और उसके बाद निर्णय ले ले और दीर्घकाल में देखें तो ये तो हमें नुकसान उसका हो रहा है। इसको गहनता से इस पर अध्ययन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर समन्वय बना के आपने जो अधिकारीगण है, जो विशेषज्ञ उनके साथ काम हो रहा है, और सामाजिक संगठनों से भी राय मशवरा किया जा रहा है, और समय आने पर इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तराखंड की अनुकूलता के अनुसार ही निर्णय आएगा। बात एक यहाँ पे एक और विषय और भी, अगर क्षेत्रीय मुद्दों पे बात कर ले हम, हमारी सरकार में ही जिस प्रकार से अब किसी भी विधानसभा का स्ट्रक्चर आप देख ले तो वहाँ पे भोजन माताएं भी है, प्रधान भी है, मतलब अगर त्रिस्तरीय अगर चुनाव की बात ही कर ले तो भोजन माताओं के अगर पेंशन और उनके भत्ता बढ़ाने का काम किया हमारी सरकार ने किया। आंगनबाड़ी माताओं, उनकी सहकारियों जो है उनका भी बढ़ाने का काम किया। BDC हो चाहे जिला पंचायत हो, अन्य जितने
जितने भी उन सबका हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया। ये सब वो विषय है कि जो बिल्कुल क्षेत्रीय है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड की संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से देखने को आया कि मैं फिर कहना चाहूंगा, यूकेडी के प्रवक्ता बार बार अपने विषय बड़ा चढ़ के कहते हैं कि उत्तराखंड की मूल मांगों पे हम बात करते हैं, तो मूल मांगों पे बात करना तो दिखना भी चाहिए। वो अभी पुरोला में जिस प्रकार से घटना होती है, पूरा समाज एकत्रित होता है, यूकेडी वहां कहीं एक बार तक नहीं दिखी आई कि उनकी सपोर्ट में खड़ी होती, तो हम मानते भी कि उनकी मूल भावनाओं पे काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से धर्मांतरण कानून लाया, उत्तराखंड की ये मांग थी कि भाई इस पर काम होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने लाया, उसके बाद उसको पटल पर लाया और आज वो हम सबके सामने। और उसके अंदर अब मुझे आने वाले समय में अभी जिस प्रकार से उसके लक्षण दिख रहे हैं, लोगों के अंदर इस प्रकार का भय पैदा हुआ है, वो लग ही रहा है। और उस प्रकार उस समय भी कांग्रेस ने बड़ा बढ़ चढ़कर विरोध किया कि ये किसके दूसरे धर्मों के जो लोग हैं या पंथ या दीन के मानने वाले लोग, उनका हनन होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में जिस प्रकार जनता ने आशीर्वाद दिया, और किसी भी सरकार का अगर आपको चेक करना है उसके कार्य, उसके काम करने की तरीके को चेक करना, उस बीच में जो चुनाव आते हैं उसके चुनाव के परिणाम क्या परिलक्षित होते हैं सरकार के पक्ष में या विपक्ष में, उससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की कार्यशैली सही दिशा में या गलत दिशा में। आप ये चंपावत चुनाव होता, चलो दूसरा एक बात, चंपावत चुनाव भी छोड़ दिए, वो मुख्यमंत्री का चुनाव था कि चलो जनता सब आ जाएगी कि भाई मुख्यमंत्री हमारी विधानसभा से मिल रहा है। तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा बड़े सेंसिटिव होके कि जब अंकिता जो हमारी बहन है वो प्रकरण हुआ, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा तत्परता से काम किया, बड़े संवेदनशील तरीके से काम किया और लगातार कार्रवाई उस पर चल रही है। उस समय आपके जिला हरिद्वार में चुनाव थे, जो पंचायती चुनाव थे, बिल्कुल सिर पे चुनाव थे और चुनाव चलने वाले थे। आप हमारी वहां उस प्रकार की कभी भी जमीन नहीं रही, हमारा कोई आधार नहीं रहा कि हम उस प्रकार से वहां अपने पक्ष में परिणाम देख सके। विधानसभा में भी हमारी सीटें वहां अच्छी नहीं आई, वो भी हमें इस बात का भी हमने समीक्षा करी कि भाई क्यों ये परिणाम नहीं है। मगर उसी समय चुनाव होते हैं, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनता है, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख भी बनता है। इससे जनता को स्पष्ट रूप से देखता है कि मैं खत्म करना चाहता हूं, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है जनता को, उसको पता है कि जिस प्रकार से हमारे लिए काम हो रहे हैं इससे पहले कभी काम नहीं हुए थे, कर सकती है अगर राज्य का विकास और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी है। और मैं बागेश्वर चुनाव में फिर कहता हूं, सामने से डट कर आइए, ये ईवीएम पे रोना अभी से और मशीनरी का दुरुपयोग करना, ये सब इनके लिए तभी होता है जब ये चुनाव के या तो हारने वाले हैं या इनके विपरीत परिणाम आने वाले हैं। ठीक है शीशपाल जी, इस कॉन्फिडेंस को क्या कहेंगे? क्यों ये कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी में, क्यों अपना आप धरातल में आप नहीं उतर पाए, आप क्यों अपना ग्राउंड इतना मजबूत नहीं कर पाए कि आज भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंसली कह रही है कि आपकी जमानत जब्त होगी एक बार फिर से? अरे दिव्य दर्शनी जी, इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, इसको बौखलाहट कहते हैं। भाजपा के प्रवक्ता लगातार झूठ के सहारे और ध्रुवीकरण के सहारे तो डिबेट में जवाब देते हैं। ये कह रहे थे कि माला नदी के पुल पर, इनका जवाब मैं सुना था साहब, वो कांग्रेस के दौर में बना था और वो टिक नहीं पाया। अरे भाई, आपकी विधानसभा अध्यक्ष खुद कह रही है विधायक कि वो खनन हो रहा था पुल के नीचे, खनन माफियाओं ने खोद डाला पूरा पुल। तो भैया, कांग्रेस का विकास आपसे सहन नहीं हो रहा, आप खनन माफियाओं से जो है पुलों की फ्लाईओवरों की खुदाई करके उनको गिराने का काम कर रहे हैं। इतनी जो है धृष्टता आपकी हो गई है, इस प्रकार का भ्रष्टाचार आपके प्रदेश में है और माननीय हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है। खनन आपके समय पर नहीं हुआ था शीशपाल जी? खनन आपके समय पर नहीं हुआ था? आप मुझे बार बार टोकती हैं, भाजपा के प्रवक्ता को टोकती नहीं है। नहीं, लेकिन क्या आपके समय पर खनन नहीं हुआ था? आप खनन के मुद्दे पे बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के समय पे भी खनन हुआ था ना सर? अरे दिव्य दर्शनी जी, इस तरीके से खनन माफियाओं के हाथ में थोड़ा ही ना खेलते थे। जो जरूरी खनन होता था वो खनन होता था। ये तो माननीय हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है कि इनकी खनन पॉलिसी के कारण राज्य के राजस्व को 2,500 करोड़ का चूना लगा है। तो ये तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा है, कांग्रेस पार्टी थोड़ा ही ना कह रही है और इनकी विधानसभा अध्यक्ष कह रही है। तो भैया, कांग्रेस के आरोपों की लगातार पुष्टि हो रही है। और अभी ये कह रहे थे कि साहब हम जो है लैंड बैंक के लिए काम कर रहे थे। अरे लैंड बैंक के लिए जो आप काम कर रहे हैं, आप तो अडानी अंबानी के लिए जो है लैंड बैंक इकट्ठा कर रहे हैं कि किस तरीके से राज्य की जमीनों को आप लुटाए हैं। 2018 में जो आपने संशोधन किया भूमि अधिनियम में, तो उस अधिनियम का राज्य को क्या लाभ मिला? तब आपने इन्वेस्टर मीट के नाम पर 100 करोड़ रुपया राज्य की जनता के खर्च किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। 1.5 लाख करोड़ के निवेश का राज्य की जनता को भरोसा दिलाया। कहाँ है वो 1.5 लाख करोड़ रुपया? 1.5 रुपया भी पहाड़ में कहीं दिखाई दे जाए तो मैं अपनी जो है मान लूंगा गलती।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विकास केवल भाजपा के लोगों को ही क्यों दिखाई देता है? वो न मीडिया को दिखाई देता, न विपक्ष को दिखाई देता, न प्रदेश की जनता को दिखाई देता। 270 लोग प्रतिदिन उत्तराखंड से पलायन क्यों कर रहे हैं भाई? अगर इतना ही विकास हो गया, आपका पलायन आयोग कह रहा है 6000 गांव आज भी जो है सड़क से वंचित है। आखिर क्यों भाई? 6 साल से राज्य में आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती राज्य के विकास की कोई? या कांग्रेस के सिर पर ही ठोकरा फोड़ोगे? जब कांग्रेस आएगी तभी राज्य का विकास होगा। क्योंकि जो आपने कहा कि जो इन्होंने पुल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, जो सिडकुल देहरादून और उधम सिंह नगर हरिद्वार में बनाए, जो डिग्री कॉलेज बने, जो इंजीनियरिंग कॉलेज बने, वो तो कांग्रेस के दौर में बने। इनकी उपलब्धि कोई हो तो ये गिनाए। ये तो केवल कांग्रेस को कोसने का काम करेंगे। और बागेश्वर की महान जनता आज जान रही है इनके झूठ और जुमलों को। और आप देखिए ये कितना भी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं? देखिए, कांग्रेस के मुद्दे हैं कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। जो अध्याचन हरीश रावत जी की सरकार में भेजे गए थे, वो अध्याचनों पर आज तक ये आगे नहीं बढ़ पाए। जो रोजगार 6 साल पहले राज्य के बेरोजगारों को मिलना चाहिए था, आज तक बेरोजगार उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी नौकरियां बेच करके खा गए, अपनी गलती मानते नहीं है। बेरोजगार आज भी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए। आखिर क्यों? बेटी अंकिता के माता पिता को जो है आत्मदाह की चेतावनी देनी पड़ रही है न्याय के लिए। आखिर क्यों? उसका जवाब नहीं है इनके पास। ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपकी कार्रवाई पर बेटी के माँ बाप को भरोसा नहीं हो रहा, आपके विकास पर प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं हो रहा, आप पर प्रदेश के बेरोजगार भरोसा नहीं कर रहे, तो ये हम कर रहे हैं। आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। और आपको प्रदेश की जनता ने 2 बार प्रचंड बहुमत दिया, आप उसके कारण प्रदेश की जनता को उलाहना देते कि साहब जनता ने हमको दिया। अरे जनता ने इसीलिए दिया कि आपने प्रचंड जो है यहाँ पर डबल इंजन का वादा किया जनता से। जनता को लगा कि डबल इंजन की सरकार को चुनेंगे तो राज्य के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, राज्य में विकास की गंगा बहेगी, राज्य में कानून व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन सब उलट हो रहा है, न तो रोजगार मिल रहा है, न विकास हो रहा है, न कानून व्यवस्था सुधर रही है। सुन लीजिए, आप बताइए, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक बेटी सुलेखा आत्महत्या करती है, आज तक पता नहीं लगता कि क्यों आत्महत्या की उसने। उसके एक महीने बाद उसका भाई भी आत्महत्या कर लेता है। आखिर क्यों? मुख्यमंत्री आवास के अंदर सुरक्षा गार्ड जो है अपने को जो है गोली मार लेता है। लेकिन कारण सच्चाई बाहर नहीं आती। जब मुख्यमंत्री आवास के अंदर कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर बेटी की रेप के बाद हत्या हो रही है, तो बागेश्वर की जनता क्या इसको नहीं देख रही है? जब आप सबसे सुरक्षित इलाके में कानून व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सत्यवीर जी से नहीं, दिव्य दर्शनी जी, राज्य की हालत बहुत खराब है। राज्य में कानून व्यवस्था लगातार पटरी से उतरी है, ये संभाल नहीं पा रहे। डबल इंजन जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा, रोजगार तो दे नहीं लीजिए। पा अब रहे। सिंगल इंजन वालों सुन लो। हाँ, जब भी मैं यहीं से शुरू करता हूँ, कह रहे कि भाई हत्या हो गई, बड़ा संतोष होता है ये सुन के कि आज अगर एक भी किसी कारणवश कोई घटना घट जाती है तो उसके किसी कारण नहीं, सुन लीजिए अब शिषपाल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, सुन लीजिए अब। तो भारत सरकार मैं आपके साथ इस प्रकार से तू मैं नहीं कर सकता। थोड़ा सा आचरण में ध्यान, आचरण में थोड़ा सुधार लाइए। आरटीआई में आंकड़े अरे सुधार, हर घटना को झुठलाने का काम बोलूंगा करते कैसे हैं, जिस अपनी प्रकार से नाकामी व्यवहार को कर रहे स्वीकार हैं। नहीं करते। अरे भाई, स्मार्ट सिटी में थोड़ा सा 500 करोड़ का बजट किसने थोड़ा सा इडली के बादाम खा लो शिषपाल जी। सरकार ने किया। अरे शिषपाल जी, इडली वाले बादाम खा लो तब तक। अरे इडली वाले बादाम खा लो तब तक। सुधार पा रहे हैं। सुन लीजिए, बागेश्वर की जनता नहीं। अरे बागेश्वर की जनता इस प्रकार से धूल चटाएगी आपको, चारों कोने इस प्रकार से चीजों कहीं दिखाई नहीं दोगे। मैं कह रहा हूँ अभी भी ग्राउंड पर आ जाओ, अगर इसी प्रकार से रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। शिषपाल जी वो सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, आप खाली सवाल मत उठाइए। सत्यवीर जी बात रखिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा संतोष होता है आज अगर कोई भी घटना हो जाती है, और कोई सुखद विषय नहीं है ये कि अगर कोई घटना घट जाती है, अमूल्य है, प्रत्येक जीवन हमारे लिए अमूल्य है और राज्य की प्रगति में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता है। मगर अगर कोई घटना हो जाती है और कांग्रेस आज उस पे चिंतन मनन कर रही है, चिंतन मनन कर रही है, फिर बोलने लग गए यार। कानून व्यवस्था शिषपाल जी, अगर आपको बोलना है तो बोल लीजिए, मुझे कोई शौक नहीं है इस प्रकार का आचरण दिखाने का जिस प्रकार का आचरण आप दिखा रहे हो। एक घटना हो जाती है, प्रतिदिन 3 बलात्कार। मुझे लगता है वो इडली वाले बादाम या तो ज्यादा खा लिए
या इटली वाले बादाम पहुंच नहीं रहे आप तक, इसीलिए लगातार बोले जा रहे हो। ठीक है, अब आप अपना बात पूरी करें। नहीं, सुलेखा ने आत्महत्या नहीं की मुख्यमंत्री आवास के अंदर, आप बताइए। अगर इसी पे चर्चा करनी है तो मैं शुरू कर दूंगा 1947 से। 26 लाख जिस प्रकार से लाशों पर यह देश बना, एक प्रधानमंत्री की अपनी महत्वाकांक्षा रखने के लिए शुरू कर दिया ना, तो आप यहां पर दिखते भागोगे। मैं बता रहा हूं आपको, 1967 से लेके 1975 से लेके दिखाना शुरू कर दूंगा, 1984 सारे के सारे दिखा दूंगा, 1998 से लेकर सब बताना शुरू कर दूंगा। मालदा से लेके मुरादाबाद जिसकी अभी फाइल खुली है, 45 साल बाद जिसकी फाइल खुली है, जिसकी फाइल दबाने का उस समय विश्वनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती, तो ना बोलो। तो इसलिए मैं कहता हूं शिषपाल जी, आचरण में सुधार लाइए। अगर सुधार नहीं लाओगे तो परिणाम इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार की बेचैनी आज दिख रही है कि सत्ता से बाहर निकलने के बाद जिस प्रकार से बेचैनी होती है, जैसे एक मछली छटपटाती है पानी के बगैर। देश की जनता जानती है। मणिपुर 3 महीने से जल रहा है। मणिपुर जल रहा है, हजारों लोगों की वहां पर लाशें गिर गई थी। एक बार वहां गृह मंत्री नहीं गया था उस समय, एक बार प्रधानमंत्री को सरकार उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं। डिस्कशन का टाइम खत्म हो गया, सवाल जवाब का टाइम खत्म हो गया। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और पेनुली जी आपसे शुरुआत करूंगी। बागेश्वर की जो सीट है उस पर उपचुनाव होना है, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिर कैंडिडेट्स कौन होंगे, क्या कहेंगे? देखिए दिव्या जी, मैं पहले एक जवाब सुभाष जी का देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब हम दिल्ली की नज़र से देखते हैं या प्रदेश की नज़र से देखते हैं तो अलग है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये राज्य जो है 1965 जो राज्य का 1965 में जो राज्य एक्ट बना था उसके हिसाब से नहीं मिला है। ये राज्य 47 शहादतों के बाद मिला है और इसलिए वो मुद्दे जरूरी हैं जिनके अंदर हम यहाँ के लोकल की बात करते हैं और क्षेत्रवाद के मुद्दों की बात करते हैं। बात रही बागेश्वर के इलेक्शन की, तो बागेश्वर के इलेक्शन में निश्चित तौर पे इस बार जो 1.5 साल का काल गुजारी है इस सरकार की और जिस तरीके से प्रदेश के बहुत सारे चीज़ों में जो पलीता लगा है, इवन प्रदेश को तो छोड़ो, इन्होंने तो प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी पे जो पलीता लगाया है, ये सारी जनता को पता है और इसका इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता खुद से जवाब देगी। बिल्कुल। सुभाष जी, फाइनल कमेंट से शॉर्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये तमाम सिनेरियो के बावजूद यूकेडी वहाँ कितनी मजबूती से लड़ रहा है और यूकेडी के जो वोटर होंगे वो वोटर उस वोटर का उपयोग कांग्रेस कर पाती है या भाजपा कर पाती है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। तो फिर ये देखना होगा, ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। जैसे यूकेडी के वोटर सपोज दैट अगर भाजपा का वोट काटता है तो जाहिर है कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। अगर यूकेडी के वोटर्स अगर कांग्रेस के वोट काटते हैं तो जाहिर है भाजपा की वोट बढ़ेगी। या यूकेडी के वोटर को भाजपा इस्तेमाल कर लेती है या कांग्रेस इस्तेमाल कर लेती है तो भी बढ़ेगी। तो इस परिस्थिति में देखना होगा। लेकिन अभी के परिस्थिति में आज के डेट में अगर चुनाव हो बगैर किसी सहानुभूति के, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का पलड़ा कांग्रेस के पक्ष में अभी सारी चीज़ें हैं। बस देखना यह है कि कांग्रेस इसको कितना संभाल पाती है और कांग्रेस आज का जो आग है, ये आग उस समय तक चुनाव में वोटिंग होने तक इसको कितना स्पिरिट को बनाए रखती है, ये इस पर डिपेंड करता है। सत्यवीर जी, फाइनल कमेंट। मैं बताना चाहता हूं, उत्तराखंड की दृष्टि से देखा जाए, चाहे यहाँ के चाहे सारे चुनाव उठा के देख ले, चाहे मैंने जो अभी तक की मेरी जो स्टडी है वो यही कहती है कि सबसे अधिक अगर वोट जाता है इन चुनावों के, अगर 2022 का भी देख ले तो महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट मिला है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ, अगर 40,000 वोटर पुरुष है तो वो 32,000 के लगभग वोट देता है। अगर महिला 32,000 वोट है तो 28,000 वोट देती है, मतलब कि उसकी भागीदारी ज्यादा है। तो उसी को देख मुझे बड़ा सुखद ये भी लगता है कि आज की डेट में अगर चाहे विधानसभा के अंदर देख लो, 6 महिलाएं सीटें हमारे पास है, उसमें से भी एक महिला जिस प्रकार से पूरा विधानसभा को जिस प्रकार से सुशोभित कर रही है। और अभी शिषपाल जी कह रहे थे कि भाई स्पीकर, इनकी पार्टी की स्पीकर, पहले तो मैं इनको थोड़ा सा संविधान का बता दूं, क्योंकि संविधान को बोलते हैं कि हम लेके चलते हैं मगर संविधान के उलट काम जैसे करते हैं। मतलब स्पीकर तो पूरे प्रदेश की होती है, सभी की होती है, उसके सामने तो सब सर झुका के बोलते माननीय अध्यक्षा जी ये सब चीजें हैं। और एक और मैं बताना चाहता हूं, अभी एक मैं खत्म करना चाहता हूं, अदानी के विषय में कह रहे थे, अदानी जी को चाहे राजस्थान में जी करके संबोधित करना हो, चाहे नई नवेली सरकार अभी राजस्थान हिमाचल में आई हो, वहां 2 सीमेंट के प्लांट उनके बंद होते हैं, वहां पर किस प्रकार से नाक उनके सामने रगड़ते हैं। असलियत में क्या है वो जनता के सामने चुनाव के समय सारा का सारा दिखता है। और बागेश्वर चुनाव निश्चित रूप से इनकी जमानत जब्त होगी, जनता का महान आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आवाज उठा रहा है तो ये कितनी विपक्ष की आवाज सुन
रहे हैं। ये भी बागेश्वर अरे की विपक्ष जनता के और नेता प्रदेश एक की साथ तो जनता बैठ जाए देख रही पहले है। सारे। और जो विकास आज पटरी से, चाहे बागेश्वर का हो या प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों का, नहीं हो रहा है। डबल इंजन का जो झूठा वादा इन्होंने किया, दम लगा के आना और झूठा यशपाल वादा जी। करके प्रदेश की जनता को छलने का काम किया। और बागेश्वर में एक और बात, जो चंदन रामदास की बेटी 13 नंबर लाने के बाद जो है चिकित्सा चयन बोर्ड में सेलेक्ट हो जाती है, और 89% लाने वाला जो है सेलेक्ट नहीं हो पाता। ये भी तो और आंकड़े बागेश्वर रख की देना जनता कल देख लाके। रही होगी किस प्रकार से ठीक पद है। का दुरुपयोग इन्होंने किया। ठीक है, मैं आप सभी इस मेहमानों विषय का को इस उठाना नहीं चर्चा में चाहता जुड़ने था, के लिए बहुत लेकिन शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि आखिर बागेश्वर का सिकंदर कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और यूकेडी अपने कैंडिडेट्स उतारने जा रही है। कौन वो कैंडिडेट होगा और किस बेसिस पे इस बार चुनाव लड़े जाएगा, या सिंपैथी के बेसिस पे चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर वाकई विकास का मॉडल इस बार बागेश्वर उपचुनाव में नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाएं।